Hello everyone. Today we will start chapter 3 of history, the Delhi Sultanate. So let's find out. Read the passage. The modern city of Delhi has a long history. Archaeological findings reveal that the people have been living in Delhi since about 1000 to 500 BC. According to historians, 7 cities were there in area where modern city of New Delhi exists. Out of this, some were built by sultans of Delhi. Each of these cities grew around the fortress of dynasties which had ruled in the past. So जो मॉडर्न सिटी है दिल्ली की उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से पता चला कि जो पीपल रहते थे दिल्ली में वो कब से रह रहे हैं 1000 to 500 BC से. सो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो अभी मॉडर्न सिटी है न्यू दिल्ली वहाँ पर 7 सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी. वो सारी सिटीज़ मतलब उनमें से कुछ जो है वो दिल्ली के सुल्तान्स ने बनवाई थी. जो सारी सिटीज़ है वो जो उनके किले होते थे फोर्ट्रेस होते थे उनके अराउंड बनी हुई हैं जहाँ पर वो लोग रूल करते थे. मिडिवल टाइम्स में लालकोट जो है वो फर्स्ट सिटी थी दिल्ली की जो किसने बनवाई थी तोमर डायनेस्टी ने बनवाई थी 1060 CE में. ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली कौन सी हुई लालकोट किसने बनवाई थी तोमर डायनेस्टी इन 1060 CE. ओके फिर चौहान्स आए उन्होंने तोमर डायनेस्टी को डिफीट किया मिड 12th सेंचुरी में और फिर उन्होंने लालकोट को एक्सटेंड करके वहाँ पे एक फोर्ट बनाया किला राय पिथौरा नाम हो गया. ओके फिर मोहम्मद गौरी आए उन्होंने चौहान रूलर को डिफीट किया और वो किला राय पिथौरा को उन्होंने कैप्चर कर लिया. फिर इंडिया में जब गौरी ने कितनी सिटीज़ को सक्सीड किया 5 डायनेस्टीज़ उन्होंने सक्सीड कर ली दिल्ली सुल्तान्स की. दिल्ली ग्रू इन साइज एंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स. अब धीरे धीरे उसकी साइज़ बढ़ती गई. गौरी सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ सेटलमेंट अराउंड किला राय पिथौरा. अभी गौरी के सक्सेसर थे कौन कुतुबुद्दीन ऐबक. इन्होंने फिर किला राय पिथौरा के अराउंड और सेटलमेंट किया जो कि उनकी बुक है क्रॉनिकल्स उसमें लिखा हुआ है दिल्ली आई कुन्हा में. इट इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड इज़ करंट इन महरौली. ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है दिल्ली की जो कि फ़िलहाल अभी महरौली में है. सुल्तान अलाउद्दीन ऑफ खलजी डायनेस्टी बिल्ट सेकंड सिटी नेम्ड सिरी. फिर सेकंड सिटी किसने बनवाई फर्स्ट सिटी तो हो गई लालकोट. अब सेकंड सिटी हो गई सिरी जो कि खलजी डायनेस्टी ने बनवाई थी सुल्तान अलाउद्दीन. फिर घियासुद्दीन तुगलक आए. ये फर्स्ट किंग थे तुगलक डायनेस्टी के जिन्होंने थर्ड सिटी बनवाई उसका नेम रखा तुगलकाबाद. फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ओल्डर सिटीज़ को भी ज्वाइन किया जिसमें लालकोट सिरी को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फोर्थ सिटी बनवाई दिल्ली की जिसको नाम दिया गया जहाँपना. फिरोज शाह तुगलक बिल्ट फिरोज़ाबाद विच इज़ द 5th सिटी ऑफ दिल्ली एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ओके ये 5th सिटी कौन सी हो गई फिरोज़ाबाद जो कि यमुना रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है. ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी. These cities of Delhi developed in a triangular piece of land with river Yamuna on one side and northern range of Aravalli Hills on the other two sides. These natural features safeguarded the city of Delhi from the attack of enemies. ठीक है इसमें से नेचुरल फीचर्स थे जो कि सेफ गार्ड करते थे सिटी को एनिमीज के अटैक से. नाउ स्टार्ट विद आवर टॉपिक राइजिंग पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली. दिल्ली में पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कब इंक्रीज हुई. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्टेड दैट दिल्ली वाज कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स. ओके सो एंशिएंट टाइम्स से ही दिल्ली में इनहैबिटेशन शुरू हो गया था. इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर ओनली इन द मिडिवल पीरियड. ओके सो मिडिवल पीरियड जो स्टार्ट हुआ था तब से यहाँ पर पॉलिटिकल कमर्शियल सेंटर है दिल्ली. It became the capital of a kingdom for the first time under the Rajput ruler of Tomar dynasty. ठीक है दिल्ली कब कैपिटल बनी थी किंगडम की जो राजपूत रूलर थे तोमर डायनेस्टी उनके अंडर में. मिड 12th सेंचुरी में जब चौहान्स आए उन्होंने राजपूत डायनेस्टी को डिफीट किया और दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर लिया. ये लोग कहाँ से आए थे अजमेर से आए थे. अंडर तोमर्स एंड चौहान्स मैनी रिच जैन मर्चेंट्स स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स हियर. ओके जब तोमर चौहान्स डायनेस्टी थी तब वहाँ पर बहुत सारे रिच मर्चेंट्स जो जैन मर्चेंट थे उन लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने टेम्पल्स बनवाए बहुत सारे और उसके आसपास बहुत बड़ा मार्केट डेवलप होना स्टार्ट हो गया और वहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट हो गया. सो वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो गई थी. दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स.
कॉइन्स कॉल्ड दहलीवाल वर मिंटेड इन द सिटी एंड सर्कुलेटेड वाइडली। ठीक है, वहाँ पे कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए जिसको नाम दिया गया दहलीवाल, और वो सभी जगह सर्कुलेट होते थे। फिर 1192 CE में पृथ्वीराज चौहान को किसने डिफीट किया? टर्किश रूलर मोहम्मद ऑफ गौरी। ठीक है, अभी तक तो ये हिंदू रूलर्स चल रहे थे, अब आ गए मुस्लिम रूलर। कौन आए? मोहम्मद ऑफ गौरिया, ये टर्किश रूलर थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया किसमें? सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में। जितनी भी टेरिटरीज थी इनकी दिल्ली को मिलाकर, वो सब किसके हैंड में चली गई? सुल्तान मोहम्मद के हैंड में चली गई। सुन सुल्तान ब्रॉट कन्नौज एंड सम अदर रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल एंड लेफ्ट इंडिया। ठीक है, कुछ समय बाद इन्होंने कन्नौज और अदर जो रीजन्स थे सब कॉन्टिनेंट के, उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर इंडिया से वो चले गए। He left his Indian territory in the charge of his trusted slave and able general कुतुबुद्दीन ऐबक, who was also a Turk। अब ये जब यहाँ से गए तो इन्होंने अपना सारा रूल किसके हैंड में दे दिया? इनके एक स्लेव थे, स्लेव मीन्स गुलाम कह सकते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्हें ये सारा अपना टेरिटरी इनके हैंड में देकर चले गए। ये भी एक टर्की थे। फिर जब गौरी की डेथ हो गई 1206 CE में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारी टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया और अपना एक फाउंडेशन नया बना लिया दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट ग्रेजुअली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये बहुत वास्ट एरिया इन लोगों ने कवर कर लिया था सब कॉन्टिनेंट का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दो द टर्किश रूलर इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद ऑफ गौरी बट वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टर्किश रूल था नॉर्दर्न पार्ट्स का, वो सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने स्टार्ट तो किसने किया था? मोहम्मद ऑफ गौरी ने स्टार्ट किया था यहाँ पर रूल करना, लेकिन एक्चुअली इसको फाउंड किसने किया, बनाया किसने पूरा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, you would have observed in above activity that Tomars built Lalkot, which was further extended by Qila Rai Pithora by Chauhans. Further, the Delhi Sultans built many cities in triangular areas surrounded by river Yamuna and Aravallis. All these cities are part of modern Delhi. Okay, ये जो भी हमने पढ़ा है कि लालकोट किसने बनवाया? तोमर्स ने। फिर किला राय पिथौरा का चौहान्स ने बनवाया। फिर दिल्ली सुल्तान्स आए, उन्होंने बहुत सारा ट्रायंगुलर एरिया कवर किया जिसमें रिवर यमुना और अरावली हिल्स को उन्होंने कवर कर लिया। सो ये सारे सिटीज़ किसके पार्ट है? मॉडर्न दिल्ली के। ओके, ये फिगर 1 में सब शो किया हुआ है पूरा, कौन सी सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है। नाउ डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। The Delhi Sultans ruled over Delhi and many other parts of Indian subcontinent between 1206 CE and 1526 CE। जो दिल्ली सुल्तान दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो किसके बीच में था? 1206 CE से लेकर 1526 CE तक उन लोगों ने रूल किया यहाँ पर। द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ 5 डायनेस्टीज। 5 डायनेस्टीज थी मेनली, जिसमें कि ममलुक्स और स्लेव डायनेस्टी थी फर्स्ट, देन खलजी डायनेस्टी, देन आफ्टर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोडी डायनेस्टी। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज थे। आप सबके नेम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर मेनली ऑफ टर्किश ओरिजिन। ये सुल्तान्स आए थे दिल्ली में, इनका ओरिजिन कहाँ का था? टर्किश का था। ओके, ये लोग टर्की से आए थे। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज ममलुक और द स्लेव डायनेस्टी। फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मीन्स गुलाम, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये कौन थे? मोहम्मद ऑफ गौरी के स्लेव थे, और मोहम्मद ऑफ गौरी ने अपना सारा राजपाट देकर चले गए थे। तो ये फर्स्ट जो डायनेस्टी आई, ये इनके अकॉर्डिंग स्लेव डायनेस्टी इनका नाम रखा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ओके, सो ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। द डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम वॉज नॉन एज स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। ओके, जो डायनेस्टी इन्होंने बनाई उसको नाम दे दिया गया ममलुक या स्लेव डायनेस्टी। जो ममलुक वर्ड है इसका मीन्स भी स्लेव होता है या सन ऑफ स्लेव होता है। ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश, हु कन्क्वर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनके ही सक्सीडेड थे, कौन थे? इनके सन इन लॉ थे इल्तुतमिश। इन्होंने कन्क्वेयर कर लिया बहुत एरिया, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को। फिर बिफोर हिज डेथ इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज अ नेक्स्ट सुल्तान। फिर जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपने डेथ से पहले इनकी डॉटर थी रजिया, उनको नेक्स्ट सुल्तान बना दिया गया। लेकिन वो एक लेडी थी,
सो शी वॉज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन द ब्रदर, वो उनके ब्रदर से ज़्यादा बेटर एडमिनिस्टर करती थी, तो इनके फादर ने इन्हें सुल्तान बना दिया गया। लेकिन जो नॉबल्स थे कोर्ट के, उन लोगों ने एज अ वुमन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक वुमन है और वो रूल कैसे कर सकती है। तो वहाँ के जो नॉबल्स थे उनके कोर्ट के, उन लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और डिसलाइक किया उनके इस रूल को। इसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और इवेंचुअली प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड गॉट हर किल्ड, और इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हें मार दिया गया। The next important slave ruler Ghiyasuddin Balban defended his people from the attack of Mongols and strengthened the position of king by firmly suppressing revolts within the kingdom and controlling the growing power of the nobles. अब इन्हें के एक और स्लेव थे जिनका नाम था घियासुद्दीन बाल्बन। इन्होंने क्या किया, स्लेव रूलर को आगे बढ़ाया, डिफेंड किया इन्हें मंगोल्स के अटैक से। मंगोल्स जो थे वो सेंट्रल एशियन ट्राइब के पीपल्स थे। उन लोगों ने फिर इनकी डायनेस्टी पे अटैक किया, तो इन्हीं के स्लेव थे घियासुद्दीन बाल्बन। इन्होंने डिफेंड किया उनको और इनकी जो पोजीशन थी किंग के लिए वो स्ट्रेंथन की और रिवॉल्ट किया, जिसकी वजह से इन्हें किंगडम की पावर मिल गई और जो नोबल्स थे दूसरे वो उनकी पावर को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड ग्रेटली अंडर द खलजी एंड तुगलक डायनेस्टीज। जो दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री थी वो और एक्सपेंड होती गई, कब, खलजी और तुगलक डायनेस्टीज के अंडर में। अलाउद्दीन खलजी वॉन गुजरात, मालवा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड डेक्कन। अभी अलाउद्दीन खिलजी आए, इन्होंने ये सारे पार्ट्स को जीत लिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक फर्दर एक्सटेंडेड द कंट्रोल ऑफ सल्तनत टू मैनी सदर्न स्टेट्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी सदर्न स्टेट्स को भी कंट्रोल कर लिया, तो इनका एम्पायर और एक्सटेंड होता ही गया। द तुगलक्स वर फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी। अब तुगलक के बाद कौन आए, सैयद डायनेस्टी आई, जो जिसको किसने बनाया था, इनका फाउंडेशन कौन था, फाउंडर कौन था, खिजर खान। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के अंडर में गवर्नर थे। ही हेल्प्ड टर्किश लीडर अमीर तैमूर ड्यूरिंग हिज अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत व्हेन नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वाज द रूलर। इन्होंने जो टर्किश लीडर थे अमीर तुमर, उनकी हेल्प की थी, कब, जब दिल्ली सल्तनत को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने अटैक किया था, जब वो वहाँ पर रूल कर रहे थे। खिजर खान हैड वीक सक्सेसर एंड डायनेस्टिक कोलैप्स्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये खिजर खान कौन थे, ये बहुत ज़्यादा वीक सक्सेसर थे, तो इसकी वजह से इनकी डायनेस्टिक कोलैप्स हो गई बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। द पावर पास्ड ऑन द लोडी डायनेस्टी। पावर किसके हैंड में चली गई, लोडी डायनेस्टी के हैंड में चली गई, जिसको किसने एस्टैब्लिश किया था, बहुलल लोडी ने, जो कि अफगान जनरल थे सईद्स के। He expanded his empire by invading the neighboring kingdoms. The rule of Delhi Sultanate came to an end in 1526 when Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. अब जो दिल्ली सल्तनत का रूल था ये कब ख़त्म हो गया, 1526 में, जब बाबर आए, उन्होंने इब्राहिम लोडी को डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। नाउ एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब एक्सपेंशन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का। During the initial years of establishment of Delhi Sultanate, the Sultans of Delhi mainly controlled the town surrounded by huge walls where soldiers were stationed for their protection. जब इनिशियल ईयर्स था इस्टेब्लिशमेंट का दिल्ली सल्तनत के, जो दिल्ली के सुल्तान्स होते थे वो किस पर कंट्रोल करते थे, टाउन्स पर कंट्रोल करते थे। वहाँ पर वो ह्यूज वॉल्स बनाते थे जहाँ पर सोल्जर्स को खड़ा रखते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये तो आप लोगों ने देखे ही होंगे मूवीज़ वगैरह में कि बड़े बड़े फोर्ट बने हुए रहते, किले जिनकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती है और बाहर सोल्जर्स खड़े रहते प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो ये जो ऐसे टाउन्स बनाते इन्हें कहा जाता था गैरिसन टाउन्स। द सुल्तान्स रैली कंट्रोल द एरियाज बियॉन्ड द गैरिसन टाउन्स। जो उनके आसपास का टाउन्स के अराउंड का जो कंट्रोल एरिया होता था पूरा, उसको सुल्तान कंट्रोल करते थे। मतलब वो तो पूरी तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे ना। So the towns were dependent on hinterlands for food and other supplies. तो टाउन किस पे डिपेंडेंट रहते थे, हिंटरलैंड्स पे, किसके लिए, फूड और अदर सप्लाईज के लिए। हिंटरलैंड क्या होता है, एक लैंड होती है सिटी की या उसका पार्ट होता है जहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं वहाँ सर। ठीक है, तो किस पर डिपेंड होते थे, हिंटरलैंड्स पे डिपेंड रहते थे।
Therefore, the sultans often obtained the supplies through trade and tribute. सो सुल्तान को किसकी नीड होती थी? ट्रेड और ट्राइब्यूट की नीड होती थी सप्लाई के लिए. सो दे हैड टू ऑब्टेन सप्लाईज बाय लूटिंग द सप्लाईज. तो क्या करते थे? उनको लूट कर ले जाते थे. सुल्तान फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन कंट्रोल दैट टेरिटरीज. अब सुल्तान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर सुल्तान टू कंट्रोल द प्रोविंसेस सिचुएटेड इन फार ऑफ लोकेशन सच एज बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली. अब उनके नियर बाय का जो एरिया होगा उन्हें तो वो ईजिली कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो दूर का एरिया होता था, फार ऑफ एरिया होता था, जैसे सिंध है, बंगाल है, ये तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर इनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. सो द सल्तनत लॉस्ट होल्ड ओवर बंगाल सून आफ्टर एनेक्सिंग द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो बहुत जल्दी ही इनका बंगाल के ऊपर से कंट्रोल हट गया. द रूट्स कनेक्टिंग प्लेसेस वुड ईजिली डैमेज इन केस ऑफ रेबेलियन, वॉर और बैड वेदर. अब जो रूट इनका कनेक्शन होता था जिन रूट से प्लेसेस का, वो जल्दी डैमेज हो जाता था जब कोई रेबेलियन होता था, कोई विद्रोह करता था या कोई वॉर होती थी या फिर बैड वेदर भी होता था, तो भी वो जो रूट होता था कनेक्टिंग रूट वो डैमेज हो जाता था. फिर जब मंगोल्स उनके ऊपर अटैक करते थे, द मंगोल्स वुड ऑफन अटैक द सल्तनत टेरिटरीज थ्रू अफगानिस्तान. ठीक है, मंगोल्स भी इनके ऊपर अटैक करते थे अफगानिस्तान से. द गवर्नर्स ऑफ किंगडम एंड डिफिटेड रूलर्स हु रिवॉल्ट अगेंस्ट द सुल्तान्स हु वर वीक. अब जो गवर्नर्स होते थे उनके किंगडम के या जो डिफिटेड रूलर्स होते थे वो लोग भी रिवॉल्ट करते थे सुल्तान के अगेन. अगर कोई सुल्तान वीक हुआ तो उन्हें हरा दिया जाता था. नोबल्स भी कंस्पायर करते थे. It was difficult for Sultanate forces to enter the thickly forested areas in Gangetic Plain and bring the local chieftains who ruled this area under their control. अब एक और डिफ़िकल्टी आती थी कि जो सुल्तान जब फॉरेस्ट एरिया में एंटर करते थे, जो गैंगेटिक प्लेन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट एरिया था, तो वो अपने लोकल चिफ्टेंस को भी लेके जाते जो वहाँ पर रूल करते थे उस एरिया के ऊपर. इवन पावरफुल रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड नॉट कीप दिस एरियाज अंडर देयर कंट्रोल फॉर लॉन्ग. ठीक है, जो पावरफुल रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ये लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए उस एरिया को बहुत ज़्यादा टाइम तक. सो द सल्तनत कुड एक्सपेंड ओनली ड्यूरिंग द रेंज ऑफ पावरफुल किंग्स नेमली घियासुद्दीन बाल्बन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. ठीक है, जो सुल्तान से यही एक्सपेंड कर पाए सिर्फ अपने रीजन को. द दिल्ली सुल्तान्स एक्सपेंडेड देयर बाउंड्रीज इन 2 डिफरेंट वेज. उन्होंने अपने बाउंड्रीज को 2 वेज में एक्सपैंड किया. एक तो उन्होंने किसको कंट्रोल किया? हिंटरलैंड्स को कंट्रोल किया अराउंड गैरिसन टाउन्स. इनके जो गैरिसन टाउन्स होते थे उसके अराउंड जितने भी हिंटरलैंड्स थे उन्हें कंट्रोल किया. एंड लेटर बाय अटैकिंग द अदर किंगडम्स, और बाद में दूसरे किंगडम्स पे अटैक किया. इन द फर्स्ट फेज सुल्तान एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल फ्रॉम गैरिसन टाउन्स टू हिंटरलैंड्स सराउंडिंग दैम. ओके, सो फर्स्ट तो उन्होंने किस पे कंट्रोल किया? हिंटरलैंड्स पे कंट्रोल किया. They got forest cleared in Ganga, Yamuna, Doab and forced the hunter-gatherers and pastoralists to leave this forest in which they lived. उन्होंने जो फॉरेस्ट थे उन्हें क्लियर करवाया जो गंगा यमुना डॉब के बीच में थे. डॉब मीन्स होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स. 2 रिवर के बीच में जो लैंड होती है उसे डॉब कहा जाता है. ओके, सो उन्होंने वहाँ का फॉरेस्ट क्लियर करवाया. जो वहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे, जो पैस्ट्रोलिस्ट रहते थे, पैस्ट्रोलिस्ट मीन्स होता है जो एनिमल हर्डिंग करते हैं. ओके, एनिमल हर्डर्स जो कैटल्स को पालते हैं, उन्हें चराने ले जाते हैं. ओके, सो उन्होंने हंटर्स फॉरेस्ट क्लियर करवाया. वहाँ पे जो हंटर गैदरर्स और पैस्ट्रोलिस्ट रहते थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया. क्लियर्ड लैंड वॉज गिवन टू पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन. अब जो लैंड क्लियर किया गया फॉरेस्ट का, वहाँ पर उन्होंने वो लैंड पीजेंट्स को दे दी ताकि वो वहाँ पर कल्टिवेशन कर सके. और एट द सेम टाइम न्यू फोर्ट्रेसेस एंड गैरिसन टाउन्स वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड एनकरेज ट्रेड. और सेम टाइम पे उन्होंने न्यू फोर्ट्रेस और गैरिसन टाउन्स भी बनवाए प्रोटेक्शन के लिए. किसके प्रोटेक्शन के लिए? ट्रेड रूट्स और ट्रेड को एनकरेज करने के लिए. सुल्तान फोर्स्ड द लोकल चिफ्टेंस और सामंतास एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. उन्हें लोकल चिफ्ट और जो सामंतास होते थे उन्हें फोर्स किया, और जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें फोर्स किया गया कि आप अथॉरिटी को एक्सेप्ट कीजिए. The next phase of expansion took place when Sultan extended the external boundaries of the Sultanate by invading the lands that were outside their control. अब फिर नेक्स्ट फेज़ में कैसे एक्सपेंशन किया उन्होंने? जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज होती थी उनके टेरिटरी की,
उन्हें भी बढ़ाते गए और वहाँ पर कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द सुल्तान्स गेन कंट्रोल ओवर सदर्न इंडिया बाय कैरिंग आउट मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, सदर्न पार्ट में कैसे उन्होंने कंट्रोल गेन किया, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लगाए, which began during the reign of Alauddin Khilji and continued till the time of Muhammad Tughlaq. The Sultanate armies took away elephants, horses and slaves and looted precious metals from the conquered areas. ठीक है, वहाँ पर वो एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स को लेके जाते थे और वहाँ पर जो प्रीशियस मेटल्स होते थे उन्हें लूट कर ले आते थे। ठीक है, ये इसमें जो ये दिया है, मैप दिया गया है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री कैंपेन बताया गया है। ये जितने भी येलो येलो एरियाज एरोज बताए हैं, ये सारे उनकी कैंपेन थे, मिलिट्री कैंपेन्स। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खलजी एंड तुगलक्स। ओके, नाउ जो खलजीज और तुगलक डायनेस्टीज थी वो लोग कैसे एडमिनिस्टर करते थे। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वाई सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड पीपल फ्रॉम हम्बल पोजिशन सच एज कुक्स एंड गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब ये लोग क्या करते थे, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, किससे अपॉइंट करते थे, जो इनके कुक होते थे, जो इनके गार्डनर्स होते थे, जो इतनी हम्बल पोजीशंस पर रहते थे, इन्हें क्यों ये लोग अपॉइंट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। सो हम ये इसमें पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। द खलजीज एंड तुगलक्स फॉट मैनी बैटल्स एंड एक्सपेंडेड देयर रूल टू अ वास्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो खलजीज और तुगलक्स थे, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स फॉट करी और एक्सपेंड कर दिया अपना रूल बहुत वास्ट पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के। सो इट वॉज नॉट ईजी टू रन द सल्तनत स्प्रेड फार एंड वाइड। सो इतना ईजी तो था नहीं कि पूरा इतना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया उन्होंने, इतना फैला लिया, उसको कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्टर करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। So Sultan needed loyal and dependable administrators to unite and govern their territories. So सुल्तान को किसकी नीड होती थी, एक लॉयल और डिपेंडेबल एडमिनिस्ट्रेटर की नीड होती थी, जो लॉयल भी हो और उनके ऊपर डिपेंड रहे, जो कि टेरिटरी को अच्छे से गवर्न कर सके। So instead of appointing nobles and chieftains as governor, the earlier sultans, especially Iltutmish, started the practice of appointing special slaves called bandagans for military services. सो इन्होंने नॉबल्स और चिफ्टेंस को एज अ गवर्नर अपॉइंट करने की बजाय इनके जो स्लेव होते थे, स्पेशली जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपने जो स्लेव होते थे उन्हें अपॉइंट किया, किसके लिए, मिलिट्री सर्विसेज के लिए, जिसे नाम दिया गया बैंडेगन्स। द बैंडेगन्स वर ऑल्सो ट्रेन्ड टू डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। द बैंडेगन्स वर डिपेंडेंट अपॉन सुल्तान हु हैड परचेस्ड देम एंड वर हैंस लॉयल एंड ट्रस्ट वर्दी। अब जो बैंडेगन्स होते थे किस पे डिपेंड होते थे, सुल्तान्स पे डिपेंड होते थे। क्यों? क्योंकि सुल्तान ने इन्हें खरीद लिया था, क्योंकि उनके स्लेव होते थे और वो लॉयल और ट्रस्ट वर्दी भी होते थे, बजाय किसके, जो नॉबल्स और चिफ्टेंस होते थे वो इतने ट्रस्ट वर्दी नहीं होते थे जितने कि इनके जो गुलाम होते थे वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते थे। सो जो सुल्तान्स वर एडवाइज्ड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। सो सुल्तान की क्या एडवाइस थी कि जो स्लेव होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं अपने सन के से भी बेटर। सो प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग बैंडेगन्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजीज एंड तुगलक्स। सो ये प्रैक्टिस कब तक कंटिन्यू रही, जब खलजीज और तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में भी। इन एडिशन द सुल्तान स्टार्टेड अपॉइंटिंग ऑर्डिनरी पीपल हु वर ऑफन डिपेंडेंट ऑन दैम टू हाई पोजिशन सच एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। However, this practice had one disadvantage: the bandagans or dependents of sultans were loyal only to their masters and not to their successors. ओके, जो ये स्लेव्स होते थे, बैंडेगन्स होते थे, ये सिर्फ किसके लॉयल होते थे, इनके सक्सेसर के ही लॉयल होते थे। सॉरी, इनके जो मास्टर होते थे उन्हीं के लॉयल होते थे, सक्सेसर के लॉयल ये लोग नहीं होते थे। दिस ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नॉबिलिटी एट द टाइम व्हेन अ न्यू सुल्तान अज्यूम्ड पावर। सो किन के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आने लग गए, जो ओल्ड एंड न्यू नॉबिलिटी थी, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आने लग गए जब न्यू सुल्तान के हाथ में पावर आ जाती थी। नाउ गवर्नेंस। द दिल्ली सुल्तान डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू स्मॉलर एरियाज ऑफ डिफरेंट साइज कॉल्ड इक्तास एंड सॉरी दिल्ली सुल्तान ने अपनी एम्पायर को डिवाइड किया स्मॉलर एरियाज़ में डिफरेंट साइज़ के, जिसको नाम दिया गया इक्तास, एंड अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ द इक्तास। ठीक है,
उन्होंने अपने एम्पायर को स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसको नाम दिया गया इक्तास, और वहाँ पे एक मिलिट्री कमांडर या गवर्नर को अपॉइंट किया गया। इन रिटर्न द होल्डर ऑफ इक्तास हुआ नॉन एज इक्तदार और मुक्ति हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प टू सुल्तान इन टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, अब वो उन्होंने इक्तास में डिवाइड कर दिया अपने एम्पायर को, और जो गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट किया गया उसको नाम दिया गया इक्तदार और मुक्ति। वो क्या करते थे, जब वॉर के टाइम पे वो सुल्तान को मिलिट्री पावर प्रोवाइड करते थे। सभी इक़्तिदार जो होते थे वो मेंटेन करके रखते थे अपने ट्रुप्स को, मतलब उनकी जो सेना होती थी उसे मेंटेन करते थे, हॉर्सेस को भी मेंटेन करते थे, स्पेसिफाइड बाय सुल्तान, जिन्हें सुल्तान ने अपॉइंट किया है। ही ऑल्सो मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन इक्ता अंडर हिज चार्ज। वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर होता था उसे भी मेंटेन करके रखते थे, और उनके अंडर में जो उनकी लाइफ होती थी उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाता था, और उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन दिया जाता था, जो वहाँ के ट्रुप्स होते थे, जो पीपल होते थे उन्हें। ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम हिज इक्ता टू पे हिज सोल्जर्स, मेंटेन हिज आर्मी, मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गेट हिज ऑन सैलरी। वो आज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सभी इक्ता से, जो कि सोल्जर्स को पे करना रहता था, उन्हें उनकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए चाहिए रहता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता था उनके कॉस्ट के लिए भी चाहिए रहता था, और उनकी अपनी खुद की सैलरी के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए रहता था। तो वो किससे लेते थे, वहाँ से जो पीपल रहते थे वहाँ पर उनसे टैक्स कलेक्ट करके। द सुल्तान केप्ट अ चेक ऑन द इक्तदार्स टू कीप देम अंडर कंट्रोल। ठीक है, टाइम टू टाइम वो सुल्तान उनको चेक करते थे कि इक्तदार ठीक से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं। जो ऑफिस होता था इक्तदार का वो वॉज मोस्टली नॉट हेरिडिटरी, इट वॉज ऑल्सो नॉट परमानेंट, एज द सुल्तान को टेक बैक इक्ता फ्रॉम हिज वैन एवर ही प्लेस्ड। ठीक है, ये हेरिडिटरी नहीं होता था, परमानेंट नहीं होता था, जब सुल्तान का मन होता था वो तब वो चेंज भी कर सकते थे। The इक्ता was assigned for a short period of time and इक्तदार was transferred frequently। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्हें असाइन किया जाता था और फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सुल्तान अपॉइंटेड अकाउंटेंट्स टू कीप अ वॉच ओवर फंक्शनिंग ऑफ इक्तदार्स। अब इक्तदार्स के ऊपर भी वो किसे अपॉइंट करते थे, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते थे, ताकि वो उनके ऊपर अपनी नज़र रख सके। द अकाउंटेंट्स चेक्ड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट इक्तदार्स कलेक्टेड टू ensure that they were not collecting revenue more than what had been decided by the state। अकाउंटेंट्स क्या करते थे, चेक करते थे कि इक्तदार जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू का, वो जितना स्टेट ने फिक्स किया उससे ज़्यादा तो नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। दे ऑल्सो मेड श्योर दैट इक्तदार्स मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स एज डायरेक्टेड बाय द सुल्तान। और जितना सुल्तान को रिक्वायरमेंट है उतने ही सोल्जर्स हैं, या उससे और कम ज़्यादा तो नहीं रख रखे हैं। ये सारा कौन चेक करता था, जो अकाउंटेंट हायर किया गया था वो चेक करता था। नाउ लैंड रेवेन्यू अंडर अलाउद्दीन खिलजी, द फिक्सेशन एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। अब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता तो फिक्स होता था। लोकल चिफ्टेन और सामंतास हु वर हेरिडिटरी लैंड ओनर्स वर डिस अलाउड फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस। जो वहाँ के लोकल चिफ्टेंस होते थे या सामंतास होते थे, जो कि हेरिडिटरी लैंड ओनर थे, वो लैंड की उनकी खुद की ज़मीन होती थी उनके पूर्वजों के टाइम से, सो उन्हें डिसअलाउ किया गया टैक्स देने से। रेदर दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पैक टैक्सेस टू सुल्तान्स। द एग्रीकल्चरल लैंड वॉज मेजर्ड एंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अगेन। उन्हें भी फोर्स किया जाता था कि वो सुल्तान को टैक्स पे करे। जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी उसे मेजर किया जाता था, उसके बाद उसका रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। The record of the measured land was kept carefully into account। अलाउद्दीन खिलजी imposed 3 main taxes on his people। 3 टाइप के उन्होंने टैक्स लगाए खिलजी ने। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया खरच और टैक्स ऑन कल्टिवेटेड लैंड विच वॉज अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स टोटल प्रोड्यूस। एक उन्होंने लगाया खरच टैक्स, जो कि कल्टिवेटेड लैंड के ऊपर लगाया जाता था कि पीजेंट्स का जितना भी टोटल प्रोड्यूस होगा उसका 50% उन्हें रूलर को देना होगा। एक हुआ करी और हाउस टैक्स, और एक और हो गया छरी और पैस्चर टैक्स। ओके, जो कल्टिवेटेड लैंड के ऊपर टैक्स लगाया तो खरच, हाउस के ऊपर टैक्स लगाया तो करी, और पैस्चर के ऊपर टैक्स लगाया तो छरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टू फेस मंगोल्स। इन 1206 CE गंगीज खान So, administrative measures of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq to face Mongols।
अब मंगोल्स को फेस करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्ट किए? In 1206, Genghis Khan set up Mongol Empire by uniting many of the nomadic tribes of Northeast Asia. 1206 CE में कौन आए? चंगेज़ खान आए, जिन्होंने मंगोल एम्पायर को सेट किया था। उन्होंने बहुत सारे जो नॉमेडिक ट्राइब्स होते थे नॉर्थ ईस्ट एशिया के, मीन्स जो ट्राइबल पीपल्स होते उन्हें यूनाइट करके अपनी एम्पायर को सेट किया। मंगोल्स को किसके लिए जाना जाता था? अपनी ब्रेवरी के लिए, फियरलेसनेस के लिए और क्रुएलिटी के लिए। ओके, सो दे इन्वाइटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ डिफरेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। उन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया जब बहुत सारे डिफरेंट सुल्तान्स थे इंडिया में। However, their attacks on Sultanate increased during reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. इनका अटैक कब बढ़ गया? जब अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर था और जब अर्ली टाइम पीरियड था मोहम्मद तुगलक के रूल का। To counter Mongol attack, the two sultan deployed a large battle-ready army in Delhi, but it was not easy to support large number of soldiers as enough food and money had to be arranged to feed and maintain the troops. अब इन्होंने मंगोल के अटैक्स को काउंटर करने के लिए दोनों सुल्तानों ने अपनी एक लार्ज बैटल आर्मी को रेडी किया दिल्ली में। बट इतनी बड़ी आर्मी को सपोर्ट करना इजी तो होता नहीं है, क्योंकि इतनी आर्मी होगी तो उतना खाना भी चाहिएगा, उतनी मनी भी चाहिएगी उन्हें अरेंज करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए ट्रुप्स को। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। दोनों सुल्तान्स को डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े अपनी एक लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए और मंगोल्स को कंट्रोल करने के लिए। सो उनकी क्या मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी? अलाउद्दीन खिलजी ने तो डिफेंसिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। उन्होंने एक अपनी लार्ज बैटल आर्मी को रेडी रखा दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? मंगोल से। जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उन्होंने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। उन्होंने जहाँ पर मंगोल्स सक्सेसफुली रेजिस्ट करने लग जाते थे वहाँ पर उन्होंने प्लान किया कि हम डायरेक्ट अटैक करेंगे मंगोल के ऊपर। तो उन्होंने अपनी एक लार्ज आर्मी को जहाँ पर मंगोल रह रहे थे वहाँ पर उन्हें अपनी आर्मी भेज दी अटैक करने के लिए, लेकिन उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ और जो उनकी लार्ज आर्मी थी वो डिसबैंड हो गई और उनके बहुत सारे सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ओके, नाउ डिफेंसिव मेजर्स। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन सिरी टू स्टेशन हिज ट्रूप्स। अलाउद्दीन ने एक न्यू कंस्ट्रक्शन किया गैरिसन टाउन का सिरी, जहाँ पर उन्होंने अपने ट्रूप्स को रखा। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उन्होंने न्यू गैरिसन टाउन नहीं बिल्ड किया और उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया, जो दिल्ली आई कुन्हा है जो कि ओल्डेस्ट सिटी थी उनकी दिल्ली की, वहाँ पर उन्होंने वहाँ से उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया? दौलताबाद में, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। वहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी को शिफ्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे उनकी आर्मी के जो पर्सन थे वो दौलताबाद जाने से पहले ही वे में ही वो लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ का समर बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से वो लोग वहीं पर मर गए बहुत सारे। ही then stationed the soldiers in abandoned city of Delhi Kunha. Later Tughlaq had to shift back to Delhi as he could not check the Mongol invasion from दौलताबाद। बाद में तुगलक को वापस अपनी आर्मी को कहाँ शिफ्ट करना पड़ा? दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मंगोल इन्वेशंस के ऊपर अटैक नहीं कर पाए। नाउ लैंड टैक्स। क्या टैक्स लगाते थे वो लोग? अलाउद्दीन फैट सोल्जर्स टू प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम फर्टाइल गंगा यमुना डॉब एंड फिक्स्ड द टैक्स एट 50% ऑफ द टोटल फार्म प्रोड्यूस। अब अलाउद्दीन ने क्या किया? उन्होंने सोल्जर्स को फैट किया कि वो जो उनकी फर्टाइल जो गंगा यमुना डॉब में उन्होंने फार्मर्स को रखा था, पीजेंट्स को लैंड दी थी कल्टीवेशन के लिए, तो जितना लैंड प्रोड्यूस होगा उसका 50% पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उन्होंने भी वही किया, लेकिन ही इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस ऑन फार्मर्स हु वर ऑलरेडी हैवीली टैक्सेस। लेकिन उन्होंने फार्मर्स के ऊपर और टैक्सेस लगाए, एडिशनल टैक्सेस और लगाए अलग अलग चीज़ों के, जो कि पहले से ही हैवीली टैक्सड थे पीजेंट्स। क्योंकि उन्हें 50% तो पहले ही देना पड़ रहा अपने प्रोड्यूस का। 50% देने के बाद भी उन्होंने और एडिशनल टैक्सेस भी लगाए। सो शॉर्टेज हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट भी था, अकाल पड़ गया था, फसल उग नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी वहाँ पर। एग्रीकल्चर भी सफ़र करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स थे वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे सुल्तान के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उतना हैवीली टैक्स दे दिया था उन्हें, तो जो फार्मर्स थे वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे। द सोल्जर्स हैड टू फेड फ्रॉम रॉयल ग्रैनरी एट चीप रेट्स एंड फार्मर्स हैड टू गिवन लोन्स टू रिस्टार्ट कल्टिवेशन।
अब फार्मर्स को कल्टीवेशन रीस्टार्ट करने के लोन्स भी देना पड़ रहा था। इकोनॉमिक मेजर्स, अलाउद्दीन सोल्जर्स हु वर स्टेशन्ड इन दिल्ली वर पेड सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ इक्ताज। अलाउद्दीन क्या करते थे, अपने सोल्जर्स को जो सैलरी देनी रहती थी वो कैश में देते थे, उन्हें इक्ताज नहीं दिया जाता था। दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मर्चेंट्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स। सो मर्चेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात थी कि उन्हें अपने प्राइस वो लोग इंक्रीज़ कर सकते थे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन सुल्तान ने क्या किया, हर कमोडिटी का एक प्राइस फिक्स कर दिया और ऑफिसर्स अपॉइंट किए जो कि देखते थे कि कोई भी उससे ज़्यादा चार्ज तो नहीं लगा रहा है जितना उन्होंने फिक्स किया है। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड कैश टू सोल्जर बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट प्राइसेस ही यूज्ड टोकन करेंसी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश ही पे करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने टोकन करेंसी लेके आए। वो उन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया जिसको नाम दिया गया जित्तल, इन प्लेस ऑफ अ सिल्वर कॉइन, टका। एक सिल्वर कॉइन चलता था वहाँ पर जिसका नाम था टका, लेकिन उसके बजाय उन्होंने कॉपर कॉइन इशू कर दिए। एंड ऑर्डर दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट टू टका, और ऑर्डर दे दिया कि इन्हें टका के इक्विवेलेंट ही एक्सेप्ट किया जाए। कॉपर यूज्ड इन टोकन कॉइन वाज मच चीपर दैन द इक्विवेलेंट सिल्वर कॉइन्स। अब कॉपर तो क्या सिल्वर से चीप होता है, सिल्वर ज़्यादा महंगा होता है, कॉपर तो सस्ता होता है। तो बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिए और मोहम्मद को रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन्हें नेसेसरी प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने की नीड थी वहाँ पर, कि कोई डुप्लीकेट कॉइन्स तो नहीं बना रहा है। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकलर बरानी, मैनी पीपल बिगैन टू मिंट टोकन कॉइन इलीगली एट होम्स। सो जो क्रॉनिकलर थे बरानी, जिन्होंने इनके क्रॉनिकल्स लिखे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे पीपल ने क्या स्टार्ट कर दिया, इलीगली अपने होम पे कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मीन्स टोकन बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट जो हो गया वहाँ पे फ्लडेड हो गया डुप्लीकेट कॉइन्स का। मीन्स मार्केट में सारे मोस्टली डुप्लीकेट कॉइन्स ही आ गए। दिस लैड टू अ शार्प फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई। ट्रेड सफ़र्ड एज फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस करेंसी। अब उनका ट्रेड भी सफ़र करना पड़ गया क्योंकि जो फॉरेन मर्चेंट्स आते थे, जो बाहर से ट्रेड करने आते थे, उन लोगों ने वो करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुल्तान हैड टू रिकॉल द टोकन करेंसी एंड पे सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज। अब सुल्तान को फिर से टोकन करेंसी को हटाना पड़ा और सिल्वर कॉइन्स लेके आए वापस उनके एक्सचेंज में। द अलाउद्दीन proved to be a successful administrator, but Muhammad Tughlaq is seen as inefficient administrator whose plans and policies failed one after the other. अब जो अलाउद्दीन थे वो तो सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रूफ हो गए क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन मोहम्मद तुगलक जो थे वो एक इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हो गए क्योंकि उनके जो प्लान्स पॉलिसीज़ थे वो कंटिन्यू फेल्ड होती जा रही थी। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट। ये पिक्चर देखिए किसकी है, ये कुतुब मीनार। It was built during the last decade of 12th century, and along with this Minar Quwat al-Islam mosque was constructed for the Muslims to offer prayer. ठीक है, ये कब बिल्ट हुई थी, 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में, और इसके साथ ही मीनार कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क भी बनाया गया जहाँ पर मुस्लिम्स प्रेयर करते थे। Inscription on world's tallest brick minaret Qutub Minar informed that it was the first construction of Qutubuddin Aibak in the Indian subcontinent. ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे क्या पता चला कि ये वर्ल्ड्स के टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है कुतुब मीनार, जो क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि ये फर्स्ट किसने बनाया, इस किससे कंस्ट्रक्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार बट वॉज अनेबल टू कम्प्लीट। उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। इट वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाय सक्सेसर इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। इसको किसने कंप्लीट करवाया, बाद में जो इनके सक्सेसर थे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इस वजह से कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया। मैनी मोर मॉस्क एंड मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और भी बहुत सारे मॉस्क और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए दिल्ली सुल्तान के थ्रू। मैनी क्रॉनिकलर्स लिव्ड इन कोर्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड रॉट देयर हिस्ट्रीज। बहुत सारे क्रॉनिकलर्स उनके कोर्ट में रहते थे दिल्ली सुल्तान के और उनकी हिस्ट्रीज के बारे में लिखते थे। मिनहाज आई सिराज वॉज अ वेल नोन क्रॉनिकलर हु लिव्ड ड्यूरिंग इल्तुतमिश रेन। मिनहाज आई सिराज एक बहुत अच्छे क्रॉनिकलर थे जिन्होंने, जो कब रहते थे, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में थे।
Commenting on the rule by Sultan Razia Minhaj said that Queen's rule went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. अब उन्होंने जो रज़िया सुल्तान थी उनके बारे में कमेंट करते हुए लिखा कि वो जो रज़िया क्वीन जो रूल कर रही थी वो सोशल ऑर्डर जो गॉड ने बनाए हैं उनके अगेंस्ट वो रूल कर रही हैं, जो कि सपोज किया जाता था कि वुमेन जो है वो मैन से सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है, वो जेंडर वाला बात हो गई कि वुमेन कैसे रूल कर सकती है, मैन होते हैं सुपीरियर। तो ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा कि ये तो गॉड की मर्जी के खिलाफ है। गॉड ने ऐसा ही बना के भेजा है कि जो मैन होंगे वो सुपीरियर होंगे और वुमेन इन्फीरियर होगी, तो ये गॉड के ऑर्डर के खिलाफ हो गया। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? Now Delhi Sultanate, sources of information. अब क्या sources of information थे दिल्ली सल्तनत के बारे में? Various archaeological sources such as monuments, inscriptions, coins, literary sources such as administrative records inform us about the Delhi Sultanate. ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले, कॉइन्स मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे उनके दिल्ली सल्तनत के, उन सब के बारे उन सबको देख के हमें दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऑफ दिस तावरिक एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो तावरिक होते थे और जो अकाउंट्स होते फॉरेन ट्रैवलर्स के, उनसे ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तावरिक क्या होते थे? हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते थे दैट टेल अस अबाउट द इवेंट एंड अदर इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत के अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताता है कौन? तावरिक। ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते थे। दिस वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे सल्तनत की, उनकी लैंग्वेज पर्शियन होती थी। तावरिक वर रिटन बाय लर्नड मैन सच एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स हु वर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सुल्तान। किसके थ्रू लिखे गए हैं? ये लर्नड मैन के थ्रू लिखे गए हैं। या तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनके पोइट्स होते थे, उनके कोर्टियर्स होते थे जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते थे सुल्तान के, वो लोग ये लिखते थे। ऑथर ऑफ तावरिक ऑल्सो एडवाइज्ड सुल्तान ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जो ऑथर होते थे तावरिक के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में सुल्तान को एडवाइस भी देते थे। Describing the relationship between king and his subject, a 13th century chronicler Fakhr-i-Mudabbir wrote following on the circle of justice. A king cannot survive without soldier and soldier cannot live without salaries. ठीक है, उन्होंने ये अपनी जो बुक थी सर्कल ऑफ जस्टिस, इसमें लिखा है कि जो किंग होता है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, और जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सो सैलरीज कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। तो सैलरी कहाँ से आती थी? जो पीजेंट से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन जो पीजेंट्स होते थे वो भी कब रेवेन्यू पे कर पाते थे? जब वो प्रॉस्परस और हैप्पी रहते थे। जब उनके पास इतना पैसा होगा तभी तो वो पे कर पाएंगे। दिस हैपन्स व्हेन किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये कब पॉसिबल हो सकता था? जब किंग किसको प्रमोट करे? जस्टिस को और ऑनेस्ट गवर्नेंस को। As it is clear from account of Minhaj Siraj, this author supported an ideal social order based on birthright and gender distinction. So मिनहाज सिराज के अकाउंट से एक बात क्या क्लियर हुई कि जो ऑथर थे वो किसको सपोर्ट करते थे? आइडियल सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करते थे, जो कि बर्थराइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड था। बर्थराइट मीन्स जो राइट और बेनिफिट्स पर्सन को उनके बर्थ से ही दिए जाते थे, और जेंडर डिस्टिंक्शन तो हो ही गया है, वो मैन वुमेन वाला, जो रज़िया सुल्तान को कैसे रूलर बना दिया गया है ना। However, the Tawarik were written to please the Sultan and get rewards. अब ये तावरिक जो थे ये तो सुल्तान के लिए अच्छा ही बताएंगे ना, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, तो ये उन्हीं को रिवॉर्ड देंगे। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन तारिक एज ट्रू। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन तावरिक में दी गई है उसको हम ट्रू नहीं मान सकते, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए, उन्होंने हायर किया गया, तो उनके लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना, कुछ गलत थोड़ी ना बताएंगे। और जो तावरिक थे उन्होंने कॉमन पीपल की लाइव्स के बारे में कुछ नहीं बताया। जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने सिर्फ जो सिटीज़ के रूलर्स थे उन्हीं के बारे में सब बताया है।
Therefore, it become important to examine other reliable literary sources such as account of foreign travelers who visited in Delhi Sultanate. So हमें अदर सोर्सेज को भी एग्जामिन करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स विजिट करते थे उनके अकाउंट्स को देखना भी ज़रूरी है. अ मोरक्कन ट्रैवलर नेम्ड इबन बतूता सर्व्ड अंडर मोहम्मद तुगलक. ठीक है कि मोरक्कन ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था इबन बतूता, ये मोहम्मद तुगलक के अंडर आए थे. इन्होंने भी अपने अकाउंट हिज अकाउंट रिकॉर्डेड इन रिहाला गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ सुल्तान एंड द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. इन्होंने भी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी सुल्तान ने, उनकी सोसाइटी कैसी थी उनके टाइम पीरियड में. सो ये सब कुछ उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा है. ओके.